हाथ में इन्फेक्शन होने की वजह से प्रेमचंद्र जी और रूपा जी को अपने बेटे के घर शहर में जाकर रहना पड़ा, जिस कारण बेटे और बहू को परेशानी होती थी। उनका शहर में रहना उनकी मजबूरी होती है, जिससे वह अपना इलाज करा सके। लगभग महीने भर तक वह अपने बेटे बहू के घर में रहे। उतने दिन में वह बहुत बेइज्जत होते रहे, जिससे तब दुखी होकर अपने गांव वाले घर में आकर रहने लगे। यह क्या पिताजी, हॉल में पूरे सोफे पर पसर के लेटे हो? पूरा हॉल फैला के रखा है। सुबह से 2 बार चाय पी चुके हो, कप अभी तक डाइनिंग टेबल पर रखे हुए हैं। चुपचाप से उठो और इन कप को रसोई में सिंक में रख कर आओ। चाय और पानी पीकर बर्तन हॉल में इकट्ठे करते रहते हो। अभी तुम्हारी बहू ऑफिस से आती होगी। इस तरह से हॉल और पूरे घर को फैला हुआ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। उसे इस तरह से फैला हुआ घर और गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी बहू को साफ सफाई कितनी पसंद है। इसलिए जल्दी से उठो और यह कांच के गिलास और कप उठाकर सिंक में डाल कर आओ। और हाँ, रसोई के बर्तन भी सिंक में डाल देना। किचन साफ कर देना। अपने बेटे की बात सुनकर कमरे से निकलती हुई रूपा जी कहती हैं, बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने बूढ़े पिता से घर के बर्तन और काम करने की बात कर रहे हो? पहले उनकी हालत तो देखो, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। अभी 6 दिन पहले ही उनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। आंत में इन्फेक्शन हो गया था। आज पहली बार कमरे से निकलकर और हॉल में रामायण देखने के लिए बैठे हैं और तुम उन्हें काम बता रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है उन्हें काम बताते हुए? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ जब कमरे से बाहर हॉल में आकर बैठ सकते हैं तो क्या कप उठाकर रसोई में नहीं रख सकते हैं? बेटा तुम तो रहने ही दो, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकती। इतना कहकर रूपा जी डाइनिंग टेबल पर रखे हुए कांच के गिलास और कप उठाकर रसोई में लेकर गईं। तभी उनका बेटा श्रवण फिर से आवाज़ देता हुआ कहता है, माँ बर्तनों को धुल भी देना, ऐसे ही सिंक में मत छोड़ देना। सोचो कि बहू अभी ऑफिस से आ रही है, वही सारा काम संभाल लेगी। तुम्हें तो पता है ऑफिस से थकी हारी आती है बेचारी। अगर उसको घर या रसोई फैली हुई मिलती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। यह बात हम सब जानते हैं, तो क्यों ऐसे काम करना जिससे प्रीता का दिमाग खराब हो? प्रीता को गुस्सा आए? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें तो अपनी पत्नी की ही पड़ी है। अपने बीमार बूढ़े पिता नहीं दिखाई देते हैं, अपनी पत्नी के गुस्से से इतना ज़्यादा डरते हो? रूपा जी का इतना कहना था कि बेटा दनाता हुआ कहता है, क्या माँ तुम फालतू की बातें करती हो? जरा से काम में काम बता दो तो बस चिड़चिड़ करने लगती हो। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने यह 4 BHK का फ्लैट खरीदा है और इस घर को तुमने अस्पताल बनाकर रखा है। जहाँ देखो तहाँ तुम्हारी दवाइयाँ पड़ी होती हैं। क्या तुम भूल गई कल तुम्हारी बहू ने तुम्हें दवाई को लेकर कितना गुस्सा किया था? सोफे के ऊपर दवाइयाँ पड़ी थी, इसके साथ ही दवाइयाँ डाइनिंग टेबल पर भी थी। पिताजी की दवाइयाँ और उनका पानी का गिलास रखा हुआ था। कल प्रीता ने इन सब चीज़ों को लेकर कितना समझाया था, फिर भी वही काम करते हो। बेटे की बात सुन करके रूपा जी सोचने लगती हैं कि हाँ सच है, बहू ने कल दवाइयों को लेकर के कितना कलह कर दिया था, यह तो वही जानती है। और हाँ माँ, प्रीता के ऑफिस से आने का समय
हो रहा है। रसोई में बर्तन धोने के बाद उसके लिए चाय भी चढ़ा देना। बेचारी पूरे दिन काम करके आ रही है, कम से कम घर में उसकी चाय तो मिल जाए। वैसे तो मैं बनाता था, लेकिन अब आप घर में हो तो आप ही बना दो। पिताजी, तुम सोफे से उठकर अंदर कमरे में जा कर के बैठ जाओ सोफे पर। प्रीता तुम्हें देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। रूपा जी रसोई में बर्तन धुलते धुलते सोचती हैं, पति को पेट में दिक्कत ना हुई होती तो मुझे अपने बेटे बहू के पास आकर रहने की ज़रूरत ही ना पड़ती। एक दिन अचानक से रात में प्रेमचंद्र जी को पेट में दर्द उठा। इतना असहनीय था कि वह दर्द की वजह से बेहोश हो गए थे। बेचारी रूपा जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गईं। आंखों से आंसू निकल रहे थे। आसपास के लोगों को बुलाया, क्योंकि बेटा उनके गांव से बहुत दूर मुंबई जैसे शहर में रहता है, इसलिए इतनी जल्दी और आधी रात को वह नहीं आ सकता। इसीलिए आसपास के सभी लोग और कुछ रिश्तेदार आकर के प्रेमचंद्र जी को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। सुबह तक उनके दर्द में दवाइयों की वजह से राहत मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि प्रेमचंद्र जी की आंत में इन्फेक्शन हो गया है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर की बात सुन करके दोनों पति पत्नी बहुत घबरा गए थे। सुबह उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, बेटा तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होना है, तुम आ जाओ, क्योंकि मुझे डॉक्टर और दवाइयों के बारे में कुछ पता भी नहीं है और इतनी भाग दौड़ अब बुढ़ापे में मुझसे नहीं होगी। माँ, तुम्हें पता है मेरा और प्रीता का ऑफिस है, हम दोनों को छुट्टी मिलनी कितनी मुश्किल होती है। ऐसा करो, आप और पिताजी मेरे पास मुंबई ही आ जाओ। इधर अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मैं इधर ही पिताजी का ऑपरेशन करा दूंगा। मेरा गांव आना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पिताजी के पास ऑपरेशन कराने के पैसे हों तभी मेरे पास आना, नहीं तो आप उधर अपना ही देख लो। बिना लाग लपेट के बेटा अपने माता पिता से स्पष्ट पैसों की बात कह देता है। रूपा जी अपने पति को बेटे के पास मुंबई जैसे शहर में लेकर आ गईं और अपने पति की खेती के पैसे में से 2 लाख रुपए बेटे के हाथ में देते हुए कहा, यह लो बेटा, इन पैसों से अपने पिताजी का ऑपरेशन करा दो। पैसे हाथ में आने के बाद ही श्रवण अपने पिताजी का ऑपरेशन मुंबई के एक बहुत बड़े अस्पताल में करवा देता है। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने प्रेमचंद्र जी को आराम करने के लिए कहा है और 10 दिन बाद फिर से दिखाने के लिए कहा है। 2 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद प्रेमचंद्र जी को छुट्टी मिल जाती है और वह अपने बहू बेटे के फ्लैट में आ गए। लेकिन बहू को बीमार ससुर को अपने घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी बहू को खटकता है, जबकि वह सारी चीज़ों में अपने ही पैसे खर्च कर रहे हैं। खाने पीने के लिए फल भी अपने पैसों से मंगाते हैं। बहू बेटा ऑपरेशन की तो बात दूर, उनके फल में भी अपने पैसे खर्च नहीं करते, जबकि दोनों ही नौकरी करते हैं। लेकिन क्या करें, रूपा जी को यह था कि उनके पति का अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और वह अपने बेटे बहू के पास यह सोचकर आई थी कि बेटे बहू के पास ही तो जा रहे हैं और उनके अलावा हमारा है ही कौन। वह हमें दुख तकलीफ में नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। आज हमें दुख तकलीफ पड़ी है तो हमारा बेटा ही काम आएगा।
यही सोचकर वह अपने बेटे बहू के घर आ गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहू बेटे के घर में आकर उन्हें इतना परायापन महसूस होगा। एक एक चीज़ के लिए बेटा इतना सुनाएगा, यहाँ तक कि बहू बेटे के घर में खाने पीने में भी पाबंदियाँ हैं, पूछ पूछ कर खाना पड़ता है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे, अपनी मर्जी से अपने गांव में रहते थे, अपनी मर्जी से बनाते खाते थे। रूपा जी रसोई में खड़ी खड़ी यह सब बातें सोच ही रही थी कि तब तक स्कूटी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। उनकी बहू प्रीता अपने ऑफिस से आ गई। श्रवण अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहता है, माँ चाय बन गई हो तो लेकर आ जाओ। रूपा जी अपनी आँखों के आंसू को पोंछकर चाय को छानकर हॉल में लेकर आई, लेकिन ट्रे में 4 कप देखकर श्रवण और प्रीता दोनों ही कहते हैं, यह क्या माँ, तुमने फिर से अपने लिए चाय बना ली? अभी 2 घंटे पहले ही तो तुमने और पिताजी ने चाय पी थी। दोबारा से चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सिर्फ प्रीता के लिए चाय बनाने के लिए कहा था। अपने बेटे की बात सुनकर रूपा जी चौंक गईं कि बेटा 1 कप चाय के लिए मना कर रहा है। वह कहती हैं, बेटा आज बहुत सर्दी है, हवा भी ठंडी चल रही है, इसलिए दोबारा से चाय पीने का मन हो गया। और फिर तुम्हारे पिताजी को चाय बहुत पसंद है। रूपा जी अपनी और अपने पति की चाय के कप लेकर कमरे में चली गईं, लेकिन अब उनसे वह चाय पी नहीं जा रही है। उनकी आंखों में आंसू हैं। आंखों में आंसू को देखकर प्रेमचंद्र जी पूछते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बहू बेटे ने कल की तरह आज भी कुछ कहा है? रूपा जी कहती हैं, हमने अपने बेटे को कितने लाड़ प्यार से पाला था, उसकी हर फरमाइश पूरी की थी, उसे खाना खिलाने के लिए पीछे पीछे भागती थी और उसको भर पेट खाना खिलाने के बाद चेहरे पर एक सुकून और शांति मिलती थी। बेटे को जो पसंद था वही बनाती थी, वही खिलाती थी, उसके हिसाब से घर का खाना बनता था। अगर किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती और वह खाना नहीं खाता तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जाता था। तरह तरह की उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर उसके सामने रखती थी। 4 चीज़ों में से उसे कोई एक चीज़ पसंद आती थी, तब जाकर खाता था। बेटे के खाने से मैं खुश हो जाती थी कि चलो मेरे बेटे ने कुछ तो खा लिया, उसका पेट भर गया। हमने अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बेटे को हमारी 1 कप चाय खलती है। एक बार से दोबारा चाय पी ले या अपने लिए चाय बना ले तो बेटा बहू दोनों के ही मुंह बना लेते हैं। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर प्रेमचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है, मेरी वजह से तुम्हें बहू बेटे के इधर इतनी तकलीफ़ हो रही है, उनसे पूछ पूछ कर चाय बनानी पड़ती है, खाने के लिए पूछना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हम लोग जल्दी से घर चलेंगे, फिर हम अपने घर में आराम से रहेंगे। तुम्हें जो खाना होगा वह खाना, जो तुम्हें बनाना है वह बनाना, तुम्हें उधर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपने घर में आराम से रहना। पिछले 10 दिनों में अपने बहू बेटे का व्यवहार प्रेमचंद्र जी भी समझ गए थे और उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बहू बेटे कितने स्वार्थी हैं। उन दोनों के सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है, ना कि बूढ़े माता पिता, ना ही उनकी तकलीफ़ दिखाई देती है। यह भी नहीं सोचते कि माता पिता हमेशा ही उनकी मदद किया करते थे, लेकिन
आज जब उनको ज़रूरत पड़ी तो दोनों ने कैसे पल्ला झाड़ लिया। पैसों से लेकर सेवा तक का, बस अपने घर में बुलाकर डॉक्टर से ऑपरेशन करा दिया, उसी का ही एहसान जताते रहते हैं, जबकि प्रेमचंद जी का सारा काम रूपा जी ही करती हैं। बेटा बहू सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले दोनों अपने माता पिता को हिदायतें देकर जाते हैं। घर में कुछ भी फैलाना मत, इधर उधर मत टहलना, अपने कमरे में चुपचाप से बैठी रहना। घर में जगह जगह कीमती सामान रखा हुआ है, तोड़ मत देना। एक दिन रूपा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम्हारा फ्लैट 5वीं मंजिल पर है, मुझसे बार बार 5वीं मंजिल से नीचे नहीं उतरा जाता है। उतरने चढ़ने में मेरी सांस फूल जाती है और लिफ्ट से जाने में मुझे डर लगता है। तुम एक काम करो, नीचे फल वाला आया है, लिफ्ट से चले जाओ और अपने पिता जी के लिए फल ले आओ। उनके सारे फल खत्म हो गए हैं, साथ ही साथ दवाइयाँ भी ले आना। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई थी उनमें से एक दवाई खत्म हो गई है। माँ फल और दवाइयों के लिए रुपए निकाल कर रख दो, मैं अभी नीचे ही जा रहा हूँ। प्रीता ने अपने लिए ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, उन्हीं को लेने, तो फल और दवाइयाँ भी लेते आऊँगा। रूपा जी और प्रेमचंद जी अपने बेटे की ऐसी बेरुखी देखकर दुखी हो गए कि अपने बूढ़े और बीमार पिताजी के लिए बेटा 100 रुपए के फल भी नहीं ला सकता है, पिता की दवाई भी नहीं ला सकता है। लेकिन रूपा जी इतने दिनों में अपने बहू बेटे को इतना तो समझ ही गई थी कि अगर वह पैसे नहीं देगी तो बेटा नीचे से फल और दवाइयाँ नहीं लाएगा, जबकि मेरे पति को फल और दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए वह अपने पर्स से पैसे निकालकर बेटे को दे देती है। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल को ऐसा लग रहा है कि वह अपने बेटे को अभी के अभी सुना दे कि तुम्हारे लिए हम सबने कितना कुछ किया है, लेकिन तुम शहर में आकर बहुत ही स्वार्थी हो गए हो। लेकिन घर की शांति का सोचकर वह चुप रह जाती है। 2 दिन बाद प्रेमचंद्र जी को डॉक्टर को दिखाना है। प्रेमचंद्र जी भी चाहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर उनको देख करके उन्हें गांव जाने के लिए हाँ कह दे। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर उन्हें गांव जाने को कह देता है, साथ ही साथ उन्हें महीने भर की दवाइयाँ भी देता है। आप इनको सुबह शाम खाते रहिए, अगर कोई समस्या हो तो मुझे फ़ोन पर बात कर लेना। श्रवण अपने माता पिता को डॉक्टर को दिखाने के बाद घर ले आया। रात को वह अपने माता पिता से आकर कहता है कि वह और प्रीता अपने एक दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं, रात के 12 बजे आएंगे। आते आते आप लोग अपने खाने का देख लेना, जो भी खाना हो। बेटा बहू ने आज खाने में कुछ नहीं बनाया है। पीछे से प्रीता अपनी सास की बात सुनकर कहती हैं कि रोटियां रखी हैं, कुछ ज़्यादा ही बन गई थी, उन्हें चाय के साथ नमक लगाकर खा लेना। बहू अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारे ससुर जी का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें डॉक्टर ने खिचड़ी या दलिया इस तरह का खाने के लिए कहा है। कुछ खिचड़ी दलिया होता तो। रूपा जी इतना कह ही पाती कि बहू और बेटा उनकी बात को अनसुना करके ही अपने दोस्त की पार्टी के लिए निकल गए। बेटे बहू के जाने के बाद रूपा जी रसोई में गईं तो देखा कैसरोल में सुबह की 4 रोटियां पड़ी हैं। रूपा जी से रहा नहीं जाता है, वह अपने पति के लिए खिचड़ी बना देती हैं और अपने लिए वही सुबह की रोटियां चाय से खा लेती हैं। खाना बनाते खाते रात के 10 बज गए। रूपा जी सुबह से कामों में ही व्यस्त थी।
सुबह पूरा दिन वह अपने पति के साथ अस्पताल में भागा दौड़ी करती रहीं। उसके बाद रात में अपने पति के लिए खाना बनाया, पूरा घर समेटा। उनके बहू बेटा जाने से पहले हिदायत देकर गए थे कि घर को व्यवस्थित कर देना। वह पूरा घर व्यवस्थित करती हैं, लेकिन खाना खाने के बाद उनको नींद आ गई, इसलिए उन्होंने रात में खाना बनाने वाले बर्तनों को सिंक में डाल दिया। उनको धुल नहीं पाईं और जाकर सो गईं। रात के 12 बजे जब उनके बहू बेटे आए तो बहू की तेज़ आवाज़ के साथ उनकी आंख खुल गई। बहू रसोई में खड़ी खड़ी चिल्लाती हुई कहती है, यह रसोई में खिचड़ी किसने बनाई है? जब मैंने मना किया था कि कुछ भी नहीं बनेगा तो क्यों बनाया और पूरा रसोई गंदा करके रख दिया। रात में खाने के बाद जूठे बर्तन सिंक में छोड़ दिए, उनको भी नहीं धुला। मैं तो तुम्हारे माँ पिताजी से बहुत तंग आ गई हूँ। जल्दी से जल्दी इनको गांव भेजो। अब मैं इन लोगों के साथ एक पल भी एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे पूरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। और यह क्या इस कटोरी में ढका हुआ क्या रखा है? इतना सारा खाना बना लेती हैं, इसमें तो खिचड़ी बची हुई है। जब खानी नहीं थी तो इतनी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत क्या थी? इनसे तो बस चीज़ें बर्बाद करवा लो। बहू की इतनी कर्कश बातों को सुनकर प्रेमचंद्र जी और रूपा जी दोनों ही उठ गए थे। दोनों ही अपनी बहू की तीखी बातों को सुन रहे थे। रूपा जी अपने कमरे में बैठी चुपचाप बहू की बातों को सुनती रही। उन्होंने रात के 12 बजे कमरे से निकलना सही नहीं समझा, लेकिन उस पूरी रात रूपा जी और प्रेमचंद्र जी को नींद नहीं आई। बहू बेटे की बातें उनके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। आज प्रेमचंद्र जी के सब्र का बांध टूट गया था। बहू बेटे तो अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। रूपा जी की आंखों से आंसू प्रेमचंद्र जी को दुखी कर रहे थे। सुबह उठते ही श्रवण देखता है कि गांव से उसके चाचा जी 4 पहिया गाड़ी लेकर आ गए हैं। अपने चाचा जी को आया हुआ देखकर श्रवण और प्रीता कहते हैं, इतनी सुबह सुबह आप कैसे आए? कैसे आना हुआ? कमरे से निकलते हुए प्रेमचंद्र जी कहते हैं, भैरव को मैंने बुलाया है। मैंने ही उसे कल रात फ़ोन किया था मुंबई आने के लिए। प्रीता बड़बड़ाती हुई कहती है, यही दोनों मेरे ऊपर बोझ थे जो एक को और बुला लिया। अब इनकी तीमारदारी और करनी पड़ेगी। पता नहीं कितने दिन के लिए आ गए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर श्रवण तमतमाता हुआ कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, चाचा जी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम लोग कम थे क्या जो तुमने उन्हें भी बुला लिया? लेकिन अलमारी से सामान निकालकर बैग में जमाती हुई रूपा जी कहती हैं, बेटा, तुम्हारे चाचा तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मुझे और तुम्हारे पिताजी को लेने के लिए आए हैं। अब हम दोनों गांव जा रहे हैं और फिर डॉक्टर ने भी हमें जाने के लिए कह दिया है। अब इधर रुकने का कोई मतलब नहीं है। अपने गांव में जाकर ही आराम से अपनी स्वतंत्रता की ज़िंदगी जिएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर प्रीता दंदनाती हुई कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या इधर हम आपको बंधनों में रखते थे? क्या इधर कोई कमी थी जो मुझे ऐसे सुना रही हो? किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन बाद में सुनाता ही है। मैंने कहा था ना कि ऑपरेशन के लिए इनको इधर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही उधर चले जाओ। इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी सुना रहे हैं। बहू की बातें सुनकर अब प्रेमचंद्र जी से रहा नहीं जाता है। वह अपने बहू बेटे से गुस्साते हुए कहते हैं, बस
अब बहुत हुआ। क्या किया है तुम लोगों ने? बस 2 बार डॉक्टर के पास ले गए हो, इसके अलावा क्या किया है अपने माँ बाप के लिए? आज प्रेमचंद्र जी चुप नहीं रहते हैं। अगर 100 रुपए के फल भी लाने होते हैं तो उसके लिए भी अपनी माँ के आगे हाथ फैलाकर पैसे मांगते हो। लाखों कमाते हो लेकिन 2 रुपए भी अपने पिता के लिए खर्च नहीं कर सकते हो। तुम शायद भूल रहे हो, जब तुमने अपना यह 4 कमरों का घर खरीदा था तो मैंने तुम्हें इसको खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। तब तुम जाकर यह घर खरीद पाए थे और आज मुझे ही इस घर में रहने में जितना परायापन महसूस हुआ है, इतना तो किसी पराये के घर में जाकर के भी ना होगा। जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी है मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा इतना स्वार्थी होगा। उसे सिर्फ लेना ही आता है, देना नहीं आता। और हाँ बेटा, मैं जब गांव से आया था तो अपनी खेती के रुपए ऑपरेशन के लिए लाया था, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथ में दे दिए थे। ऑपरेशन में 1 लाख ही खर्च हुआ है। मेरे 1 लाख रुपए वापस दो। अब मैं तुम्हारे पास अपनी 1 फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। 2 लाख वापस लेने की बात सुनकर प्रीता और श्रवण दोनों ही चिढ़ते हैं और गुस्साते होते हुए कहते हैं, यह क्या बात हुई पिताजी? आप मुझसे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं? अरे आप इतने पैसों का क्या करेंगे? अगले साल फिर से खेती के इतने सारे पैसे आ जाएंगे जिससे तुम्हारा खर्च आसानी से चल जाता है। और वैसे भी अभी खेती के बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास बचे हुए हैं, तो मुझसे यह पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं तो इतने बड़े शहर में रहता हूँ, बहुत सारे खर्चे हैं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। प्रेमचंद्र जी कड़क होते हुए कहते हैं, सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारा 1 पैसा भी मेरा नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ तुम्हारा। ऐसे कैसे हो सकता है? और मैंने तुम्हारा व्यवहार देख लिया है। जब तुम हमारी 1 कप चाय पर रोक लगाते हो, 1 कटोरी खिचड़ी पर रोक लगाते हो, 100 रुपए के फल नहीं ला सकते हो, तो मैं तुम्हारे पास लाखों रुपए कैसे छोड़ सकता हूँ? चुपचाप से मेरे पैसे निकालते हो या फिर निकालूं अपना जूता? अपने पिताजी का ऐसा रौद्र रूप देखकर श्रवण 1 लाख रुपए लाकर माँ के हाथों में दे देता है। जाते जाते प्रेमचंद्र जी अपने बेटे बहू से कहकर जाते हैं कि अब आगे से मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करना। मेरे मुसीबत में जब तुम मेरे काम नहीं आ सके, तुम्हारे घर में 15 दिन रहना मेरी ज़िंदगी के सबसे बेकार दिन थे, जहाँ मुझे सांस भी तुम लोगों से पूछ कर लेनी पड़ती थी। ना तो अब तुम दोनों को गांव आने की ज़रूरत है, ना ही मुझसे किसी तरह की उम्मीद रखने की। रही बात दोबारा से डॉक्टर को दिखाने की, तो मेरे पास खुद ही इतने पैसे हैं, 4 पहिया गाड़ी करके अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर आ जाऊंगा। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। इतना कहकर अपने बैग को गाड़ी में रखकर प्रेमचंद्र जी और रूपा जी अपने गांव के लिए निकल पड़े। और आज उनके चेहरे पर एक आज़ादी का सुकून दिखाई दे रहा है, जहां वह खुली हवा में सांस ले सकेंगे, मन का खा सकेंगे, कोई बंधन नहीं होगा। अब प्रेमचंद्र जी और रूपा जी अपने गांव में अच्छे से रह रहे हैं। उनके घर में कोई बंधन नहीं था, जिस तरह से उनकी बहू के घर में था। हर चीज़ को लेकर बहू रोक टोक करती थी, जिससे वह परेशान हो जाती थी। प्रेमचंद्र जी अपनी पत्नी के मन की बात समझते थे, इसलिए जब वह जल्दी से ठीक हो गए तो अपने गांव आ गए। उन्हें भी वहां अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बेटा और बहू पराये हो चुके थे। तो दोस्तों, प्रेमचंद्र जी ने
अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।